हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग बीटीसी के लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए सामाजिक विज्ञान क्लास कर रहे हैं। परीक्षा नज़दीक आ चुका है और यह जो है क्लास संख्या 9th है। यानी कि आप लोग जो है क्लासें देखिए बहुत छोटी छोटी है, 20 मिनट की, 25 मिनट की, कोई 15 मिनट की भी है। ये चीज़ जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से ऐसे प्रश्नों को बताया गया है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और एकदम एग्जाम पैटर्न पे बात की गई है। आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों का पहला क्लास करेंगे। 2 सेशन में ये क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बीटीसी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अपक्षय में और अपर्दन में अंतर स्पष्ट करना है आपको। देखिए, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। यह अपर्दन से अलग है क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित भूपदार्थों की एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता है। अपक्षय में क्या है कि चट्टान टूटते हैं। अपर्दन में क्या होता है कि टूटे हुए चट्टान जो कण के रूप में है वो धूल से, हवा से, पानी के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसको अपर्दन कहते हैं। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय होता है टूटना। जैसे इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मान लीजिए कि ये कोई चट्टान है, ठीक है, वो और जो है थार के मरुस्थल में है, तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो जब गर्मी होगी तो चट्टान क्या होगा? चट्टान फैलेगा, और ठंडी हुई तो क्या होगा? सिकुड़ेगा। रात में फैलना सिकुड़ना, ठीक है, फैलना सिकुड़ना क्या होता है? चट्टान में क्या होता है? दबा जाता है। तो यह जो है यह कहलाएगा अपक्षय। लेकिन यही टूट फूट के एकदम धूल का कण बन जाए और हवा और पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए तो उसे कहेंगे अपर्दन। तो अपर्दन को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। क्या है अपर्दन? अपर्दन जो है वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन आदि द्वारा प्रक्रमों द्वारा क्या होता है? स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। अपर्दन प्रक्रम में वायु, जल तथा हिमनद सागरीय लहरें प्रमुख है। अपर्दन में क्या है? वायु, जल, हिमनद। हिमनद मैंने हिमानियाँ वो भी चलेंगी तो साथ में लेकर चलेंगी, अपर्दन करती हुई चलेंगी। ठीक है, और साथ में जो है शैल के जो भी कण है उनको लेकर चलेंगी। सागरीय लहरें हैं। नदियों किनारे अपर्दन होता है। ठीक है, नदी किनारे भी होता है, सागरों किनारे भी होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करना है। ठीक है, देखिए 2 नंबर का प्रश्न आता है। आपको जो है एक पेज अगर लिखते हैं और ढंग से लिखिए, एक पेज का 75% भी भरते हैं तो बहुत ही कम होता है। अब तो जो है कभी कभी एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक पगोडा कहाँ पे है, ठीक है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, और एक और क्वेश्चन दे देगा तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, और ऐसे प्रश्न देंगे तो कम से कम 75% लिखिए। ठीक है, जो मेन बिंदु है इसको लिखना है आपको। 2 नंबर में आप कितना लिखेंगे? और एक पेज लिख देते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए ये पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, आप जानते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर है यानी कि ऊपरली परत है जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। एक मेंटल होता है, ठीक है, और एक होता है क्रोड। क्या होता है? क्रोड होता है। तीनों के बारे में लोग बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्रस्ट जिसको भूपर्पटी भी कहते हैं, यह पृथ्वी का बाहरी परत है और ठोस चट्टान ज्यादातर बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बना हुआ है। मैक्सिमम किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से और ग्रेनाइट से बना हुआ है। मेंटल, यह क्रस्ट के नीचे स्थित है, 2900 किलोमीटर तक मोटा है। यह गर्म, घने और लौह एवं मैग्नीशियम युक्त ठोस चट्टान से में शामिल है। क्रोड क्या होता है? सबसे निचला पार्ट है। ठीक है, 2 भागों में तरल बाहरी क्रोड है और यह ठोस, देखिए पृथ्वी के केंद्र में स्थित है क्रोड और 2 भागों में है। ठीक है, तरल बाहरी क्रोड है और ठोस आंतरिक क्रोड है। बाहरी क्रोड निकल, लोहा और पिघली हुई चट्टान से बना हुआ है। तो मोटा मोटी हम लोग आइडिया यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो अंदर क्या है? अंदर एकदम क्रोड है। ये अगला पार्ट क्या है? ये पार्ट जो है मेंटल है और उसके ऊपर, सबसे ऊपर क्या है? ये क्रस्ट है। ठीक है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है मोटा मोटा, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। गुप्त काल की विशेषता लिखना है। ठीक है, गुप्त काल की विशेषता क्या थी? एक और बात, सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्त काल को जो है हम लोग क्या कहते थे?
स्वर्ण काल कहा गया है इतिहास में, कुछ इतिहासकारों ने कहा है। गुप्त काल की विशेषता क्या थी? गुप्त काल सांस्कृतिक विकास में भारत के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक विकास में भारत के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च और सबसे उत्कृष्ट समयों में से एक माना जाता है। ठीक है, जो गुप्त काल है वो सबसे बढ़िया और उत्कृष्ट समय माना जाता है इसको। गुप्त काल राजाओं ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया। ठीक है, संस्कृत साहित्य क्या किया था? गुप्त काल के राजाओं ने संरक्षण किया, बचाव किया। उन्होंने उदारतापूर्वक संस्कृत के विद्वानों और कवियों की मदद की थी। उदारतापूर्वक क्या की थी? संस्कृत के विद्वानों और कवियों की मदद की थी। ये सब विशेषताएं हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अब वायुमंडल के बारे में हम लोग सब जानते हैं, उसके संगठन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल का संगठन के बारे में क्या होता है। ठीक है, सब कुछ आया हुआ प्रश्न है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, यही आएंगे। क्यों? क्योंकि एक एक प्रश्न जो है 3-3, 4-4 बार रिपीट हो चुका है, तो फिर से रिपीट होने के चांस बनते हैं। तो अगर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो कम से कम मान के चलिए कि 80% नंबर लाने के लिए सिक्योर हैं, बाकी 20% के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। तो पहले 80% तो सिक्योर करें, हम पहले पासिंग मार्क पार करें, फिर 80% की तरफ जाएं। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल जो है लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी बचे में 1% है। ठीक है, जोड़ेंगे तो 1% ही आएगा। नाइट्रोजन के बारे में बात हो जाती है थोड़ा यहाँ पे। नाइट्रोजन जो क्या है? यह हवा का सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कितना देख चुके हैं ऊपर हम लोग? 78%। ठीक है, 78%। ठीक है, यह सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्व में से एक है। ऑक्सीजन पे आते हैं। मनुष्य और जानवर सांस लेते हुए वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हर पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस तरह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है। ठीक है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, फिर हम लोग लेते हैं उसको और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, फिर ऑक्सीजन में आते हैं और क्या होता है? ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, ऑक्सीजन क्या रहता है? बैलेंस रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण ऊष्मा अवशोषित करने वाला गैस या ग्रीन हाउस गैस है जो जीवाश्म और ईंधन के निष्कर्षण और ज्वलन से उत्पन्न होता है। कुछ भी जलता है तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलता है। ठीक है, गैसें तापमान और दबाव जैसी अनूठी विशेषताओं द्वारा परिभाषित वायुमंडलीय परतों में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। जो भारत की मौद्रिक नीति है उसको स्पष्ट करना है कि नीति के पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या कारण है, आरबीआई क्या मंशा है, क्या कारण है, इसको बताना है। देखिए, मूल्य की स्थिरता, मूल्य जो है की स्थिरता बनी रहे ताकि गरीब अमीर जो है गरीब भी अपने जीवन को निर्वहन अच्छी तरह से कर सके। बैंक की ऋणों की बढ़ोतरी पर नियंत्रण बना रहे। ठीक है, जो ऋण का नियंत्रण है उस पर भी नियंत्रण बना रहे। पता चला कि बैंक जो पूरा दे को दिवालिया हो गई। ठीक है, ठीक है, स्थिर निवेश का संवर्धन, स्थिर निवेश का संवर्धन हो, कहीं निवेश के लिए संवर्धन प्रोत्साहित की जाए। माल की पूर्ति पर प्रतिबंध। ठीक है, निर्यात को संवर्धन और खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया का संचालन करना, खाद्यान्न संबंधी संचालन करना। देखिए, जो भी सिस्टम बना हुआ है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे काम करती है? जनता के वेलफेयर पे काम करती है, जनता के भलाई का काम करती है। ठीक है, नहीं तो फिर प्राइवेट सेक्टर में उसमें क्या अंतर रह जाएगा। अगला क्या है? ऋण का वांछित वितरण। ऋण का जो है वांछित वितरण हो, ऋण का समान वितरण हो और दक्षता को बढ़ावा देना। देखिए, बैंक का ही हाथ में होता है ऋण देना, यानी कि लोन देना, और लोन ऐसे दिया जाए ताकि जो है सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। मंगोलों के आक्रमण एवं उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो मंगोलों का आक्रमण है उसका प्रभाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का मंगोल जो है साम्राज्य हिंदुस्तान एवं एशियाई महाद्वीप के दक्षिण पूर्व भाग को छोड़कर मध्य पूर्व एवं मध्य एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप और चीन तक फैला हुआ था। मध्य पूर्व और मध्य एशिया से लेकर पूर्वी और चीन तक फैला हुआ था। कौन? ये मंगोलों का साम्राज्य। ठीक है, यह साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के अन्य किसी भी बाहरी आंतरिक शत्रु से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी आक्रामक था। ठीक है, जो मंगोल थे उस समय के जो भी शासक थे मंगोलों से बहुत डरते थे, क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत ही बड़ा था और ये बहुत ही आक्रमणकारी और विनाशकारी नीति से युद्ध करते थे। न केवल आक्रमण बल्कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इसकी मौजूदगी भारत ने दिल्ली सल्तनत को अनेक रूप में गंभीरतापूर्वक प्रभावित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पे आते हैं। मंगोल आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में इज्तिहाद विचारधारा का पदार्पण हुआ। किसका? इज्तिहाद
विचारधारा का प्रदर्पण हुआ। इससे भारत में स्वतंत्र तर्कवाद एवं राजनीतिक विचारधाराओं को पनपने में सहायता मिली। स्वतंत्र तर्कवाद और राजनीतिक विचारधाराओं को पनपने में सहायता मिली। आगे बात अगले बिंदु पे आते हैं। उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्या था? अत्यंत महत्वपूर्ण था। अतः इल्तुतमिश एवं बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक सभी सुल्तानों ने अपने आधार को मजबूत करते हुए मंगोलों पर विजय हासिल की। ठीक है, और देखिए, जिससे न केवल उनकी स्थिति सुरक्षित हुई, इससे बल्कि उच्चतर स्थिति में भी पहुंच गए। ठीक है, जितने भी सल्तनत काल के शासक थे वो जानते थे कि मंगोलों से बिना पंगा लिए या बिना उनके जो है ये बहुत बड़ा खतरा है, हम लोग बच नहीं सकते, इसलिए जो अपने आप को सुदृढ़ बनाए रखे ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 संतों के प्रमुख उपदेशों का वर्णन कीजिए। भक्ति काल के जो प्रमुख संत थे उनका नाम बताना है और किन्हीं 2 संतों का जो है प्रमुख उपदेश लिखना है। ठीक है, एक संत का मैं बता दूंगा, एक संत अपने आप लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए जो भक्ति काल है उसमें सद्गुण और निर्गुण भक्ति शाखा में के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि कौन कौन थे? कबीरदास जी थे, तुलसीदास जी थे, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुमनंदास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, हरिवंश, गदार भट्ट, मीराभाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, मनमोहन, श्रीभट्ट, व्यास जी, रसखान, ध्रुवदास और चैतन्य महाप्रभु, रहीमदास। इतने लोगों का मैं नाम बता दिया हूं, लेकिन आप लोग जो है 2 4 5 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ज़्यादा याद करने से क्या होता है कि थोड़ा भी याद रहता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रामानुजन की जो है हम लोग विचारधारा को यहाँ पे देख लेते हैं। उनकी विचारधारा क्या थी? व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ठीक है, किसके समान है? अग्नि और चिंगारी के समान है। रामानुजन जी का ये विचार है, रामानुजनाचार्य की। ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। रामानुजनाचार्य ने सगुण ईश्वर को उपदेश दिया था। इन्होंने कहा था कि सगुण मतलब कि इनके हिसाब से ईश्वर होते हैं और उनकी एक आकार है, निराकार नहीं है। ठीक है, जो लोगों के त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ठीक है, लिखना है, विषय में लिखना है। देखिए उत्तरी ध्रुव कहाँ पे है, आप वहाँ चित्र बना के दिखा सकते हैं। उत्तरी ध्रुव जो है ये है पृथ्वी, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे जो है उत्तरी ध्रुव आपका है, उत्तरी ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ पोल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दीजिए। अच्छा, उत्तरी ध्रुव को जो है रॉबर्ट पियरे ने किया था वर्ष 1909 में, जो कि अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, और इन्होंने अपने अंतिम प्रयास में इसको खोज किया था। कुछ इस्किमोज थे, उन्होंने भी साथ दिया था इसमें। ठीक है, कुछ इस्किमोज थे जो बर्फ में रहते हैं, उन्होंने साथ दिया था। कुछ इनके साथ इनके सहकर्मी थे। कुत्ते वहाँ के जो भी थे वो इनकी गाड़ियों को खींच रहे थे, और 1909 में जो है इन्होंने इसका खोज किया था। ठीक है, इतना चीज़ें जो हम बोले हैं उसको बना के अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। विजयनगर राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, विजयनगर राज्य जो है कैसा था, उसके शासन व्यवस्था के बारे में बात करनी है। देखिए विजयनगर साम्राज्य का शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। इसके अंतर्गत संपूर्ण शक्ति राजा में ही निहित होती थी। ठीक है, संपूर्ण शक्ति किसमें थी? राजा में निहित थी। इस दौरान साम्राज्य प्रांत, मंडल, वलनाडु, नाडु, उर गांव बटा हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि गांव को विजयनगर शासन में क्या कहते थे? ठीक है, तो उर कहते थे, ध्यान रखना। इत्यादि प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित हुआ था, अभी भी विभाजित है। विभाजित क्यों किया जाता है? अरे भाई नहीं करेंगे तो शासन करना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। न्यायांकर व्यवस्था और आयकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, न्यायांकर व्यवस्था और आयकर व्यवस्था। न्यायांकर व्यवस्था में क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय व्यवस्था का हिस्सा हुआ करती थी। नायक वास्तव में ऐसे सेनायक हुआ करते थे जिन्हें वेतन के रूप में अमरम यानी कि एक भूखंड प्रदान किया जाता था। ठीक है, नायकर व्यवस्था में एक सेनानायक हुआ करता था, उसको जो है वेतन के रूप में भूखंड को दिया जाता था कि आप जो है इस क्षेत्र पर खेती करिए और आप जो है अपनी सैलरी के रूप में इसको जो है वो करिए। ठीक है, नायकों की सेना रखनी होती थी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें राजा की सहायता करनी होती थी। जो नायक होते थे वो सेना रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर नायकों की क्या करनी पड़ती थी?
राजा की सहायता करनी पड़ती थी। नायकों के पद वंशानुगत हुआ करते थे। नायकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कृष्णदेव राय ने महामंडलेश्वर नामक अधिकारी का नियुक्ति की थी। महामंडलेश्वर कौन थे? ये नायकों क्या करते थे? सेना नायकों की ये वो जो है निगरानी करते थे, नियंत्रित करने का काम करते थे। अच्छा, आयकर व्यवस्था क्या थी? ये विजयनगर शासन के दौरान ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता हुआ करती थी। इसके अंतर्गत गांव में 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें आयंगर के नाम पे काम आयगर जिनको कहा जाता था। ठीक है, 12 व्यक्ति नियुक्त होते थे। ठीक है, भूराजस्व राज्य की आय की प्रमुख स्रोत था। जो भूराजस्व था वह आय का प्रमुख स्रोत था। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इस दौरान उपज का छठा हिस्सा भूमि के रूप में वसूला जाता था। यानी कि 6 कुंटल होगा तो आपको जो है 1 कुंटल आपको देना पड़ेगा राजा साहब को कर के रूप में। भूमि कर को इस दौरान क्या कहा जाता था? शिष्ट कहा जाता था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं। शिष्ट क्या होता है, या विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट से क्या समझते हैं आप, ऐसे प्रश्न बन के आएगा। ठीक है, तो आइए आपको ध्यान रखेंगे तभी होगा। या विजयनगर साम्राज्य में नीलकंठ शास्त्री जी के अनुसार कितना हिस्सा जो है कर के रूप में दिया जाता था? 1/6 हिस्सा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखना है आपको। ठीक है, शिवाजी का प्रशासन कैसे चलता था? देखिए, शिवाजी का प्रशासन जो है 1627 से 1680 तक रहा है। दक्कनी राज्यों की प्रशासनिक प्रणाली के साथ साथ मुगल प्रशासनिक संरचना से भी प्रभावित थी। उनका मुख्य उद्देश्य था अपनी प्रजा को उत्पीड़न और अत्याचार से बचाना। मुख्य उद्देश्य क्या था? अपनी प्रजा को उत्पीड़न से और अत्याचार से बचाना था और समृद्ध और खुशहाली लाना था। क्या काम था? समृद्धि लाना और खुशहाली लाना था। सारी शक्ति शिवाजी ने अपने हाथों में निहित की थी। वह किसी भी अधिकारी को नियुक्ति, पदोन्नति, पदावंत और समाप्त कर सकते थे। ठीक है, सारी शक्ति थी शिवाजी के हाथों में। वह किसी भी अधिकारी को प्रमोशन कर सकते थे, डिमोशन कर सकते थे। ठीक है, या उसके पद को समाप्त कर सकते थे। अगला बिंदु क्या है? भारतीय इतिहास में श्रद्धेय शिवाजी महाराज न केवल एक साहसी योद्धा थे बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे, जिन्होंने नवीन प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। कुशल शासन की विशेषता वाले अनेक प्रशासन ने अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया था। ठीक है, तो ये जो है शिवाजी के शासनकाल की व्यवस्था थी और इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों को लिखिए। पीटीसी 2015 में पूछा गया है। यह नागरिकों के, भारतीय नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, पहला क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में है। क्या है? समानता का अधिकार। इसमें क्या बताया गया है? देखिए 14 से 18 में जो है बताया गया कानून के आगे समक्ष जो है सभी क्या है? बराबर है। किसी को जो है नौकरी में जो है वो नहीं किया जाएगा। सरकारी जो भी नौकरियां हैं उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, आरक्षण वाला मामला अलग है, उसको बहुत आगे डिफाइन कर दिया गया है। और भी क्या है? किसी को जो है छुआछूत से नहीं वो किया जाएगा। ठीक है, और क्या है कि चलिए इतना काफी है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घर बना के रह सकते हैं, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और कोई शोषण होता है आपके साथ तो आप जो है न्यायालय में डायरेक्ट जा सकते हैं। या कोई बच्चे का शोषण करता है, ठीक है, कारखानों में काम करता है, तो भी आप जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो करवाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। ठीक है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी के धर्म के जो प्रचार कर सकते हैं, किसी धर्म के लिए आप जो है चंदा की इकट्ठा कर सकते हैं, सब जो है उसमें दिया गया है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और अंत में क्या है? 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है कि आपका जो है कोई भी मूल अधिकार में हनन होता है तो आप डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में आप रिट दायर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसको आपको देखना है। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? देखिए, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था के लिए यह जाना जाता है। इसलिए जो इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखे गए गुप्त काल में बरहुत, अमरावती, सांची, मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाणकालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंत श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुति
करती है। ठीक है, स्थापत्य के क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और बोधगया सांची के उत्कृष्ट स्तूपों का निर्माण हुआ है इसी काल में। ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में जो है देखो अजंता एलोरा बाघ के गुफाओं में की गई चित्रकारी, फ्रेस्को चित्रकारी प्रसिद्ध कला उदाहरण है। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास के मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना, दूसरी ओर नाटक तथा कविता लेखन में भी नए युग का शुरुआत हुआ था। तो हर क्षेत्र में जो इसमें काम हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या हुआ है, आर्यभट्ट ने जहाँ की ओर पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की थी। ठीक है, ब्राह्मण ने चंद्र कैलेंडर शुरुआत किया, आर्यभट्ट साहब ने त्रिज्या की गणना की, सूर्य केंद्र की जो है ब्रह्मांड में बताया। तो ये सब क्या है, ये सब जो है गुप्त काल में घटना होने वाली है। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नए नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, यानी कि हर क्षेत्र में इस समय विकास हुआ था गुप्त काल में, इसलिए जो है इसको स्वर्ण युग कहा गया है। इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ध्यान से देख लेना है इसको। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। जो सूफी मत है उनके प्रमुख सिद्धांत लिखिए। सूफी धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार है। सूफी धर्म आध्यात्मिक रूप से आत्मविश्वास के द्वारा, तो यहां देख सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से आत्मविकास के द्वारा ईश्वर चिंतन पर में विश्वास रखता है। आध्यात्मिक रूप से आत्मविकास के द्वारा ईश्वर चिंतन में विश्वास रखता है। सूफी धर्म के सिद्धांत में मानवता की सेवा करना सर्वोपरि है। किसकी सेवा करना सर्वोपरि है, मानवता की सेवा करना सर्वोपरि है। सूफी धर्म सभी संप्रदायों को विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक मेलजोल पर आधारित था। जो सूफी धर्म था वो मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम, देखिए इसमें जो है सभी संप्रदायों को एक माना गया है, सांस्कृतिक मेलजोल पर आधारित था। ठीक है, कुछ अन्य देख लेते हैं पॉइंट को। सूफी संत एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है, एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, सब कुछ ईश्वर में है और उनके बाहर कुछ भी नहीं है, और सभी कुछ त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा, प्रेम के द्वारा। ठीक है, वे ईश्वर को की प्रियतमा के समान मानते थे, जिसके लिए प्रेमी अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है। यानी कि जिस तरह से प्रेमी जो है अपने प्रियतमा के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर सकता है, सूफी संत में उस तरह से ईश्वर को माना गया है। आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। कालिदास कौन थे, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। देखिए महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। क्या थे, सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। महाकवि कालिदास तो प्रथम शताब्दी से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व देव भाषा संस्कृत के महान कवि थे। ठीक है, ये संस्कृत के क्या थे, महान कवियों में से थे। ठीक है, प्रथम से द्वितीय शताब्दी के बीच में इनका कार्यकाल था। महाकवि कालिदास महाकवि के होने के साथ साथ एक नाट्यकार भी थे। क्या थे, नाटककार भी थे। इनके कुछ प्रमुख जो है काव्यों को हम लोग देख सकते हैं। महाकाव्य कौन कौन है इनका, रघुवंशम है और कुमार संभव है। रघुवंश और कुमार संभव क्या है, महाकाव्य है। नाटक कौन है, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, नाटक कौन कौन सा है, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। बस आपसे एक अपील जो बार बार करते हैं कि भैया चैनल कर दिए, क्या चैनल करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट, बस इतना ही, ताकि हम जो है अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज जो हमारा मिशन है आजीवन शिक्षा देना यहाँ पे फ्री, वो संभव नहीं हो पाएगा। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।